गोपाल बाबू का बेटा अमित स्वभाव से दयालु और मेहनती था। उसने हमेशा से अपनी पहचान खुद के दम पर बनाने की सोची थी। यही वजह थी कि वह अपने पिता की बड़ी और सफल दुकान के बजाय खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी खोलना चाहता था। गोपाल बाबू ने अपने बेटे की इच्छा का सम्मान किया, क्योंकि वह जानते थे कि अमित का दिल साफ है और वह सही रास्ते पर चल रहा है। दूसरी ओर दिनेश गोपाल बाबू का भतीजा उनके साथ दुकान चलाता था। वह अमित से थोड़ा छोटा था, लेकिन उसके मन में हमेशा यह बात रहती थी कि अमित को काम धाम से कोई मतलब नहीं, वह तो बस मौज मस्ती करता है। दिनेश को लगता था कि वह अपने चाचा चाची की सेवा कर रहा है और दुकान को अकेले संभाल रहा है, इसलिए सारी संपत्ति पर उसका हक अमित से ज़्यादा होना चाहिए। वह अक्सर अमित से जलता था और यह सोचकर मन ही मन खुश होता था कि अमित ने दुकानदारी छोड़ दी है, जिससे उसके लिए रास्ता साफ हो गया है। दिनेश की पत्नी रानी भी कुछ हद तक दिनेश जैसी ही थी। उसे भी पैसे से बहुत लगाव था और वह हमेशा दिनेश को उकसाती रहती थी कि वह अपने चाचा चाची से सारी संपत्ति अपने नाम करवा ले। एक दिन गोपाल बाबू ने अपनी बीमारी की वजह से अमित को मुंबई आने के लिए कहा। अमित तुरंत अपनी मां के साथ मुंबई पहुंच गया। दिनेश ने अमित को देखकर थोड़ा अजीब सा व्यवहार किया, पर गोपाल बाबू ने कहा कि अब अमित दुकान का हिसाब किताब देखेगा। दिनेश इस बात से नाराज हो गया। उसने अपने चाचा से कहा, चाचा जी, यह कैसा फैसला है? अब तो जानते हैं कि अमित को दुकान का भी नहीं पता। उसे यहाँ लाकर आप दुकान को खतरे में डाल रहे हैं। इतने सालों से मैंने और माँ ने इस दुकान की देखभाल की है और अब आप सब कुछ अमित के हवाले कर रहे हैं। गोपाल बाबू ने प्यार से उसे समझाया, बेटा ऐसी बात नहीं है, अमित को दुकान का हिसाब किताब संभालने दो। तुम भी तो मेरे बेटे जैसे हो। मैंने कभी भी तुम दोनों में फ़र्क नहीं किया है। दिनेश और उसकी पत्नी रानी को यह बात हजम नहीं हुई। उन्हें लगा कि अमित अब सारी संपत्ति हड़प लेगा। रानी ने दिनेश को भड़काते हुए कहा, देखा, मैं नहीं कहती थी कि अमित तुम पर हावी हो जाएगा। तुम दिन रात मेहनत करते हो और अमित आकर सब कुछ ले जाएगा। हम दोनों चुप नहीं बैठेंगे। रानी ने दिनेश को एक और चाल चलने के लिए कहा। उसने दिनेश को समझाया कि हमें गोपाल बाबू के मन में अमित के प्रति नफरत पैदा करनी होगी। उसी रात दिनेश ने अमित के कमरे में जाकर उसके सामान की तलाशी ली। उसने अमित के बैग से एक रजिस्टर निकाला, जिसमें अमित ने गोपाल बाबू के खिलाफ कुछ शिकायतें लिखी थी, जैसे कि वे उसे काम धाम करने नहीं देते, हमेशा उसे दुकान में बिठा कर रखते हैं और वह उनके साथ घुटन महसूस करता है। दिनेश ने उस रजिस्टर में अपनी हैंड राइटिंग में कुछ और बातें लिख दी, जिसमें अमित ने गोपाल बाबू से नफरत करने की बात लिखी थी। अगले दिन सुबह दिनेश ने वह रजिस्टर गोपाल बाबू को दिखाया और कहा, चाचा जी, यह देखिए, आपके अपने बेटे के मन में आपके लिए क्या है। गोपाल बाबू ने उस रजिस्टर को पढ़ा और हैरान रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। अमित पर उनका विश्वास पूरी तरह से टूट गया था। वे बहुत आहत हुए और अमित को बिना कुछ कहे वहां से चले जाने को कहा। अमित को कुछ भी समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया है। उसने अपने पिता को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन गोपाल बाबू ने एक न सुनी। अमित निराश होकर अपनी माँ के साथ घर लौट गया। सालों बीत गए। दिनेश ने धीरे धीरे दुकान का सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया।
दिनेश की पत्नी रानी ने गोपाल बाबू को अकेला और बेसहारा कर दिया। वे बुढ़ापे में अपनी पत्नी के साथ अकेले ही रहते थे। एक दिन गोपाल बाबू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। रानी ने गोपाल बाबू की पत्नी से कहा, तुम क्यों परेशान हो रही हो माँ जी? दिनेश तो डॉक्टर के पास गया है, लेकिन दिनेश तो अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया था। गोपाल बाबू की पत्नी ने जब दिनेश को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। गोपाल बाबू की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उनकी पत्नी ने तुरंत अमित को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। अमित तुरंत अपनी पत्नी के साथ मुंबई आया और अपने पिता को अस्पताल ले गया। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि अगर वे थोड़ी देर करते तो उन्हें बचाना मुश्किल होता। अस्पताल में गोपाल बाबू ने होश में आकर अमित से कहा, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे लिए जो भी बातें सोची वे सब गलत थी। मैं दिनेश के बहकावे में आ गया था। मैंने अपने ही बेटे पर भरोसा नहीं किया। अमित ने अपने पिता को गले लगा लिया और कहा, बाबूजी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ दिनों बाद गोपाल बाबू ने अपना वसीयतनामा बदला और सारी संपत्ति अमित और उसकी पत्नी के नाम कर दी। जब दिनेश को यह बात पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह अपने चाचा से लड़ने लगा। गोपाल बाबू ने दिनेश को समझाया, दिनेश मैं जानता हूँ कि तुमने अमित के खिलाफ साजिश की थी। तुमने मुझे धोखा दिया है और लालच में आकर अपनी बुद्धि खो दी है। अमित ने हमेशा मुझे अपने पिता की तरह माना और मेरा सम्मान किया। तुम इस बात को कभी नहीं समझ पाओगे। दिनेश की पत्नी रानी भी दिनेश की तरह ही नाराज़ हो गई और उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। दिनेश को उसकी मेहनत का फल मिला, लेकिन उसका परिवार टूट गया था। अमित ने अपने पिता का घर और दुकान दोनों को संभाल लिया, लेकिन दिनेश को उसकी गलती की सज़ा मिली। अंत में गोपाल बाबू ने चैन की सांस ली और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अच्छी परवरिश ही बच्चों को अच्छा इंसान बनाती है, ना कि दौलत। अमित ने अपने पिता की पूरी देखभाल की। गोपाल बाबू की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। दिनेश, जिसने अपने लालच की वजह से सब कुछ खो दिया था, अकेलेपन का शिकार हो गया। उसकी पत्नी रानी भी उसे छोड़कर जा चुकी थी और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। एक दिन अमित ने दिनेश को दुकान पर उदास और अकेला बैठा देखा। उसके चेहरे पर ना तो वो अहंकार था और ना ही वो गुस्सा। अमित ने पास जाकर पूछा, दिनेश भैया क्या हुआ, सब ठीक है? दिनेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अमित मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे और चाचा जी से बहुत बुरा व्यवहार किया। मेरे लालच ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अमित ने अपने भाई को सांत्वना दी और कहा, भाई जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, बस लालच में आकर तुमने गलत रास्ता चुन लिया था। घर लौट आओ, पिताजी तुम्हें माफ़ कर देंगे। दिनेश अमित की बात सुनकर भावुक हो गया और तुरंत घर जाने के लिए तैयार हो गया। जब वह घर पहुंचा तो गोपाल बाबू ने उसे देखा। दिनेश ने अपने पिता को गले से लगा लिया और रोने लगा। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। गोपाल बाबू ने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, बेटा मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं था। मैं तो बस तुम्हें सही राह पर लाना चाहता था। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। दिनेश ने फिर से गोपाल बाबू की दुकान में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया था। उसने लालच को छोड़कर मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। अमित ने भी अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खोली, जो कुछ ही सालों में एक बड़ी और सफल कंपनी बन गई।
एक दिन गोपाल बाबू ने दिनेश से कहा, बेटा, मैं और तुम्हारी चाची अब रिटायर होना चाहते हैं। हमने अपनी दुकान और अपनी ज़िंदगी दोनों को तुम्हारे हवाले कर दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों मिलकर इस दुकान को और भी ऊंचाइयों पर ले जाओगे। दिनेश ने कहा, पिताजी, मैं आपका और अमित का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप दोनों ने मुझे दूसरा मौका दिया। गोपाल बाबू ने अपने दोनों बेटों को गले लगा लिया और कहा, बेटा, लालच की वजह से हम अपनी मेहनत और अपने रिश्तों को खो देते हैं, लेकिन ईमानदारी और आपसी प्यार हमें सब कुछ वापस दिला देता है। समय बीतता गया। गोपाल बाबू और उनकी पत्नी वृद्धावस्था में एक सुखी जीवन बिता रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके दोनों बेटे एक दूसरे के साथ मिलकर खुश हैं और उनकी दुकान भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। अमित और दिनेश ने मिलकर एक ट्रस्ट भी खोला, जहां वे बेसहारा लोगों की मदद करते थे। वे दोनों इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि नेकी और ईमानदारी से काम करने वाले को हमेशा सफलता मिलती है। अमित और दिनेश ने मिलकर दुकान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने सिर्फ मुनाफा कमाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि ग्राहकों के साथ एक पारिवारिक रिश्ता भी बनाया। उनकी दुकान में कोई भी भूखा या ज़रूरतमंद वापस नहीं जाता था। गोपाल बाबू और उनकी पत्नी अपने बेटों के साथ देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने दोनों को अपनी सारी संपत्ति और व्यवसाय सौंप दिया था और अब वे एक शांत जीवन बिता रहे थे। एक दिन अचानक गोपाल बाबू की तबीयत फिर से बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और उनकी हालत बहुत नाजुक है। यह सुनकर अमित और दिनेश बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपने पिता को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब सब भगवान के हाथ में है। गोपाल बाबू ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, मुझे अब कोई शिकायत नहीं है। मैं अब चैन से मर सकता हूँ, क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर मेरा सपना पूरा किया है। मेरी असली संपत्ति दुकान नहीं, बल्कि तुम दोनों का प्यार और एकता है। इतना कहते हुए गोपाल बाबू की आंखें बंद हो गईं। अमित और दिनेश फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें अपने पिता का आखिरी प्यार और आशीर्वाद मिला। गोपाल बाबू का निधन होने के बाद अमित और दिनेश ने उनकी स्मृति में एक चैरिटी ट्रस्ट खोला, जहां वे बेसहारा लोगों की मदद करते थे। उन्होंने यह भी तय किया कि वे अपने पिता की अच्छी बातों को आगे भी जीवित रखेंगे और कभी भी किसी से बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। दिनेश की पत्नी रानी भी वापस आ गई। उसे अपने पति की ईमानदारी और मेहनत देखकर बहुत गर्व हुआ। उसने दिनेश से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन तुम फिर से इतने अच्छे हो। दिनेश ने कहा, यह सब अमित और पिताजी की वजह से है। उन्होंने मुझे समझाया कि लालच से कुछ नहीं मिलता। इस तरह कहानी का अंत एक दुखद घटना के साथ होता है, लेकिन गोपाल बाबू की मृत्यु ने उनके बेटों को एक दूसरे के और भी करीब ला दिया था। उनकी संपत्ति और कारोबार का इस्तेमाल सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी हो रहा था। गोपाल बाबू के निधन के बाद अमित और दिनेश ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। पूरा शहर इस दुख की घड़ी में उनके साथ था, क्योंकि गोपाल बाबू ने सभी के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। उनके जाने के बाद अमित और दिनेश ने उनकी सिखाई हुई बातों को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। दुकान अब गोपाल स्वीट्स एंड स्नैक्स के नाम से जानी जाने लगी। दोनों भाई सुबह से शाम तक मिलकर काम करते। दिनेश ने ग्राहकों से
पहले की तरह सख्त लहजे में बात करना बंद कर दिया था। वह अब हर किसी से मुस्कान और सम्मान के साथ मिलता। अमित ने अपनी कंपनी की जिम्मेदारी अपने एक भरोसेमंद कर्मचारी को सौंप दी ताकि वह दुकान पर ज़्यादा समय दे सके। एक दिन शाम के समय जब दुकान बंद होने का समय हो रहा था, एक बूढ़ी औरत और एक बुजुर्ग आदमी दुकान पर आए। वे थक चुके थे और उनके चेहरे पर भूख साफ दिख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा क्या एक लिट्टी मिल सकती है? सुबह से कुछ नहीं खाया। दिनेश और अमित ने एक दूसरे की तरफ देखा। दिनेश को तुरंत याद आया कि एक दिन वह इसी तरह एक बूढ़ी औरत पर गुस्सा हुआ था। उसने तुरंत 2 लिट्टी और 2 कप चाय मंगवाई और उन्हें प्यार से दी। बूढ़ी औरत ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। दिनेश ने जवाब दिया, नहीं माताजी, यह तो मेरे पिताजी की सीख है। बूढ़ी औरत ने कहा, गोपाल बाबू, हाँ वे बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने भी एक दिन हमारी बहुत मदद की थी। दिनेश को उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर अपने पिता की याद आ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अमित ने उसे गले लगा लिया। वे समझ गए थे कि उनके पिता की अच्छाई आज भी जिंदा है। अमित और दिनेश ने अपने बच्चों को यह भी सिखाया कि पैसे से ज़्यादा इंसानियत ज़रूरी है। उनके बच्चे जो शहर के सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, अक्सर दुकान पर आते और ग्राहकों की मदद करते। वे सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं बल्कि हर तरह के ग्राहकों की सेवा करते। एक दिन दिनेश का बेटा अमित के बेटे से बोला, हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं जब हमारे पास इतना पैसा है? अमित के बेटे ने जवाब दिया, पैसे कमाना अच्छी बात है, लेकिन लोगों के दिलों में जगह बनाना सबसे बड़ी कमाई है। हमारे दादाजी ने हमें यही सिखाया है। दिनेश और अमित ने अपने बच्चों की बातें सुनी और मुस्कुराए। उन्हें गर्व था कि उनके पिता की विरासत को उनकी अगली पीढ़ी भी अपना रही थी। वे दोनों अब हर सुबह दुकान पर आने से पहले गोपाल बाबू की तस्वीर के सामने खड़े होकर उन्हें याद करते। वे जानते थे कि उनके पिता हमेशा उनके साथ हैं और उनके हर अच्छे काम में उनका आशीर्वाद है। गोपाल बाबू की मृत्यु ने उनके परिवार को तोड़ा नहीं बल्कि उसे और भी मजबूत बना दिया। उनकी सीख ने उनके बेटों को सिर्फ सफल व्यापारी ही नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाया। साल बीतते गए। गोपाल स्वीट्स एंड स्नैक्स सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि शहर की पहचान बन गई थी। अमित और दिनेश ने मिलकर अपने पिता की सीख को एक बड़े स्तर पर पहुंचाने का फैसला किया। उन्होंने शहर के अलग अलग हिस्सों में कई नई शाखाएं खोली। हर शाखा का एक ही सिद्धांत था, गुणवत्ता, ईमानदारी और ज़रूरतमंदों की मदद। एक दिन अमित और दिनेश अपनी मुख्य दुकान पर बैठे थे, तभी उनके मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आई। यह कॉल विदेश से थी। वीडियो में राम सेवक बाबू और ज्योति जी थे। दोनों की आंखें खुशी और कृतज्ञता से चमक रही थी। ज्योति जी बोली, बेटा हम यहाँ अमेरिका में हैं। हमारे पोते ने स्कॉलरशिप पर यहाँ पढ़ाई पूरी कर ली है और अब उसे यहीं एक बड़ी नौकरी मिल गई है। हम बहुत खुश हैं। गोपाल बाबू के जाने के बाद अमित और दिनेश ने राम सेवक बाबू और ज्योति जी को ढूंढ निकाला था और चुपके से उनकी आर्थिक मदद भी करते रहते थे। राम सेवक बाबू ने अमित और दिनेश से कहा, तुम दोनों ने हमारे परिवार को बिखरने से बचाया। तुमने हमें उस समय सहारा दिया जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। दिनेश ने कहा, यह सब हमारे पिताजी की सीख है। वे हमेशा कहते थे कि नेकी का फल हमेशा मीठा होता है। कुछ समय बाद दिनेश के बेटे ने अमित के बेटे के साथ मिलकर गोपाल फाउंडेशन की शुरुआत की। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य बेसहारा लोगों को भोजन और शिक्षा देना था। यह फाउंडेशन इतनी सफल हुई कि उनकी एक छोटी सी पहल
अब पूरे देश में फैल गई थी। एक शाम अमित और दिनेश दोनों अपनी दुकान की छत पर बैठे थे और चांदनी रात में अपनी पुरानी बातें याद कर रहे थे। दिनेश ने कहा, भाई मुझे याद है जब मैं सिर्फ पैसों के पीछे भागता था, मैं अपने लालच में इतना अंधा हो गया था कि मुझे अपने ही परिवार के लोग दुश्मन लगने लगे थे। अमित ने जवाब दिया, और मुझे याद है कि पिताजी ने हमसे कहा था कि संपत्ति से बड़ा आशीर्वाद होता है। आज हम जो भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्हें अपने पिता गोपाल बाबू की कमी महसूस हो रही थी, पर उन्हें यह भी पता था कि उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। उनके बच्चे अब उनके नक्शे कदम पर चल रहे थे और इंसानियत की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। गोपाल बाबू ने अपने जीवन में जो कुछ भी बोया था वह आज एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह सबको छांव दे रहा था, जिसकी जड़ें ईमानदारी, दया और प्रेम से बनी थी। अमित और दिनेश दोनों अपनी जिंदगी में संतुष्ट थे। उन्होंने अपने पिता के नाम को रोशन किया था और समाज में एक मिसाल कायम की थी। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यापारिक सफलता की नहीं थी, बल्कि यह साबित करती थी कि इंसानियत और रिश्ते किसी भी संपत्ति से ज़्यादा कीमती होते हैं। एक दिन जब दिनेश अपनी कार से अपने गांव जा रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो भूखा और प्यासा था। दिनेश को तुरंत अपनी पुरानी हालत याद आई जब उसने एक बूढ़ी औरत को डांटा था। दिनेश ने अपनी कार रोकी, उस बूढ़े आदमी को अपने साथ लिया और उसे अपने गांव के पास एक दुकान में ले जाकर खाना खिलाया। वह बूढ़ा आदमी वही राम सेवक बाबू थे। वह अपनी पत्नी के साथ अपने गांव से लौटे थे और अपने बेटे से मिलने आए थे। राम सेवक बाबू ने दिनेश को पहचाना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत कठोरता से पेश आया था। दिनेश ने कहा, नहीं अंकल, आपने मुझे वह सीख दी जो मुझे मेरे पिता भी नहीं दे पाए थे। राम सेवक बाबू ने दिनेश को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारे पिता गोपाल बाबू बहुत अच्छे आदमी थे। उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को उस समय सहारा दिया जब हमें कोई नहीं पहचानता था। दिनेश सेवक बाबू और उनकी पत्नी को अपने घर ले जाकर ठहराया। उसने अपने बच्चों को भी उनसे मिलवाया। अमित और उसका परिवार भी उनसे मिलने आया। वे सभी एक साथ बैठकर अपने बीते हुए कल को याद कर रहे थे। गोपाल बाबू के दोनों बेटे और राम सेवक बाबू के दोनों बेटे सभी मिलकर अपने अपने परिवारों के साथ खुश थे। उन्होंने तय किया कि वे अपने अपने गांव में एक साथ मिलकर एक नई चैरिटी ट्रस्ट खोलेंगे जो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करेगी। इस तरह कहानी का अंत एक सुखद मोड़ पर होता है। गोपाल बाबू की मृत्यु ने उनके बेटों को सिर्फ एक दूसरे के करीब ही नहीं लाया, बल्कि उन्होंने समाज को भी एक बहुत बड़ी सीख दी। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि इंसानियत, दया और सच्चाई हमेशा जीतती है। और इस तरह एक छोटी सी लिट्टी की कहानी ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया। इस मिलन के बाद राम सेवक बाबू के दोनों बेटों ने भी मिलकर एक ट्रस्ट बनाया। इसका नाम उन्होंने एक दूजे के लिए रखा। इसका उद्देश्य उन बुजुर्गों की मदद करना था जिन्हें उनके ही बच्चों ने छोड़ दिया था। इस तरह गोपाल बाबू की एक छोटी सी सीख ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया था। उनकी अच्छाई की लहर एक से दूसरे तक पहुंचती गई। दिनेश और अमित ने अपने पिता की विरासत को सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक मानवीय आंदोलन बना दिया। कहानी का अंत एक सुखद मोड़ पर होता है। सभी परिवार अब एक साथ मिलकर रहते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। दिनेश और अमित की दोस्ती और उमेश और मुकेश का अपने माता पिता के
प्रति प्रेम, ये सभी इस बात का प्रमाण थे कि सच्चा धन पैसा नहीं बल्कि अच्छे रिश्ते और इंसानियत है। तो दोस्तों, गोपाल बाबू ने अपने दोनों बेटों के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।